हेलो बच्चों, नमस्ते। आरकेएस मैथ की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का हम छठा चैप्टर आगे पढ़ेंगे। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, और यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा। वहाँ से जो आप उसको पहले ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। पिछले वीडियो की समाप्ति में हमने जो है वो सुब्बू के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ा और उसको आगे और जानते हैं। तो आज यहाँ से शुरू करते हैं। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सुब्बू जो है हमेशा हर प्रकार से व्यवहार से और अपने हर तरीके से जो है वो अपने बॉस के साथ रहता था, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। तभी उसके लिए एक पहले शब्द काम में आया था, साइकोफेंट। तो यानी वो बिल्कुल एकदम उसकी तरह उसकी चमचागिरी तक करता था। बट इन द अटेंडेंस रोल, तो जैसे किसी विभाग में कर्मचारी होते हैं तो उनकी जो अटेंडेंस होती है, उनकी जो हाजिरी होती है, जहाँ तक उसकी बात है, ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। तो कह रहे हैं कि जहाँ उनकी हाजिरी लगती थी उसमें जो है वो उन लोगों के साथ ग्रुप था, मतलब वो उन लोगों में शामिल किया गया था जहाँ पर कि जिस विभाग का नाम, डिपार्टमेंट का नाम जो है वो स्टोरी डिपार्टमेंट था, यानी कहानी लेखन का जो विभाग होता है वो था। और उसमें जो है एक लॉयर था, मतलब एक वकील था, एंड और कुछ जो है वो राइटर्स और मतलब लेखक, और उसमें कविताएं लिखने वाले कवि या गीतकार थे जो गीत लिखते हैं फिल्मों में। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। तो जो लॉयर होता है, वकील होता है, उसको ऑफिस में या आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो है वो लीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता है संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में या डिपार्टमेंट में। तो लीगल यानी कानूनी, एडवाइजर हो गया सलाहकार, तो कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता है। बट एवरीबडी रेफर टू हिम, लेकिन जो यहाँ पर लॉयर था उसको जब लीगल एडवाइजर कहने के बजाय उसको सारे किस प्रकार से रेफर करते थे, एज द ऑपोजिट, यानी इसके बिल्कुल विपरीत, यानी लॉयर कहा करते थे, वो लीगल एडवाइजर नहीं कहा करते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। तो उसके बाद की ये बात बताते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीमली यानी बहुत अधिक, टैलेंटेड यानी प्रतिभावान या प्रतिभाशाली, एक्ट्रेस यानी एक कोई जो एक्ट्रेस यानी जो महिला कलाकार होते हैं। तो हु वाज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। तो टेम्परामेंटल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, गुस्सेल थी वो बहुत ज़्यादा। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स। तो एक बार क्या हुआ, जब सेट्स यानी जब फिल्मों की जब शूटिंग हो रही होती है तो उस सेट पर एक बार ब्लू ओवर मतलब वो गुस्से में आ गई। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंट। तो तब उस समय जो सारे एक बार जब सब अचंभित रह गए, स्टंट मतलब सब हक्के बक्के रह गए, अचंभित रह गए। एंड द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो आप जानते हैं कि लॉयर यानी वकील वगैरह होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। तो उसने क्वाइटली यानी बड़ी चुपके से क्या किया, स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट यहाँ पर यानी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का मतलब है जिससे ऐसा उपकरण जो फिल्म बनाते जिससे आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। तो उसने चुपके से वो जो उपकरण जो है जो आवाज़ रिकॉर्ड करता है उसको ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, यानी जब वो हीरोइन जो थी, एक्ट्रेस जो कलाकार थी, वो जो है वो सांस लेने के लिए रुकी। द लॉयर सेड टू हर, तो लॉयर ने यानी उस वकील ने कहा 1 मिनट प्लीज़, कि कृपया 1 मिनट रुको। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने वो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो उसकी आवाज़ जो उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। एंड देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो उसने गुस्से में यानी उस हीरोइन ने या एक्ट्रेस ने उस गुस्से में जो कुछ कहा था वो इनक्रिमिनेटिंग का मतलब है ऐसा कोई नहीं था कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अपराध करने वाली बात हो।
या फिर उसमें अनमेंशनेबली का मतलब है कि ऐसी कोई बात हो जिसको नहीं बताया जा सके, ऐसी कोई बात नहीं, फाउल यानी ऐसी कोई बुरी बात उसमें नहीं थी। टायरेड का मतलब होता है गुस्से में कुछ बोलना, यानी गुस्से में जो कुछ बोला था उसमें कोई ऐसी दोषारोपण वाली, अपराध वाली या फिर ऐसी कोई न बताने वाली बात नहीं थी प्रोड्यूसर यानी निर्माता के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ सुनी, उसको लगा कि मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो गई है अगेंस्ट थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, कि इस आवाज़ वाले उपकरण में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, यानी उसने जो कुछ कहा वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। सी गॉन थ्रू, सी वॉज डम, स्ट्रक डम, तो वो क्या होगी, भोचंकी रहेगी। स्ट्रक डम का मतलब है कि बिल्कुल जो है वो अचंभित रह गई और एक प्रकार से डर गई वो। ए गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड, क्योंकि वो एक ग्रामीण क्षेत्र की या अपने कह सकते हैं कि दूरगामी क्षेत्र की औरत थी, महिला थी। एंड शी हैड नॉट गोन थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस, तो ये कहा है कि वो चूँकि गांव के क्षेत्र के रहने वाली थी या बहुत ज़्यादा शहर के नियमों को नहीं जानने वाली थी, तो कहा है कि शी हैड नॉट गॉन थ्रू, तो उसने पहले कभी ऐसा जो है वो वर्ल्डली एक्सपीरियंस का मतलब है कि इस सांसारिक अनुभव उसको नहीं था कि किस प्रकार से व्यवहार करना है। वर्ल्डली का मतलब हो गया सांसारिक, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव उसको ऐसा नहीं था। दैट जनरली प्रिसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटपुलेटेड इनटू, तो कैटपुलेटेड इनटू का मतलब है कि वो अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की थी उसको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो उसको ये पूरा ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से जो है इन परिस्थितियों में जो प्रिसीड किया जाता है, मतलब कैसे रहा जाता है। और इसमें यानी इतना जो उसने इम्पोर्टेंस यानी इतना जो स्थान उसने महत्व पा लिया था या प्रसिद्धि पा ली थी, इसके बावजूद भी उसको इतना अनुभव नहीं था। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, तो क्या हुआ कि वो कभी भी उस डर से रिकवर नहीं कर पाई, यानी बाहर नहीं निकल पाई, जो टेरर, जो भय जो उस दिन उसने महसूस किया था, क्योंकि उसे लगा कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो उनके पास है और कभी भी मालिक को या निर्माता को बताई जा सकती है, तो वो उस डर से, उस भय से कभी बाहर नहीं निकल पाई। दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। तो इस प्रकार से यहाँ की जो इस घटना के कारण जो है वो उस हीरोइन जो थी वहाँ पर जो एक्ट्रेस थी उसका एक ब्रीफ यानी बहुत छोटा सा और ब्रिलियंट मतलब बहुत ही जो इतना प्रतिभाशाली जो उसका करियर था वो उसका अंत हो गया, यानी वो उसके बाद कभी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाई, एक प्रकार से उसका करियर जो है वो बर्बाद हो गया। द लीगल एडवाइज़र हु इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, और वो जो लीगल एडवाइज़र यानी जो लॉयर था जिसने आवाज़ रिकॉर्ड की थी, वो चूँकि उस कहानी लिखने वाले डिपार्टमेंट का भी, उस विभाग का भी सदस्य था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और वो जो है क्योंकि उसने आवाज़ रिकॉर्ड की थी उसके कारण ही जो है अनविटिंगली का मतलब है कि हालांकि उसका इरादा ऐसा कुछ नहीं था, उसने अनजाने में जो है वो ये हो गया उससे, यानी उसने जो अनजाने में रिकॉर्ड की उसकी आवाज़, और उसका इरादा ऐसा नहीं था कि इसका मुझे कोई नुकसान करना है, तो इस प्रकार से अनजाने में उस व्यक्ति के कारण जो उस लॉयर के कारण उस एक्ट्रेस का जो है वो करियर ख़त्म हो गया। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, खादी धोती, तो चूँकि उसमें वहाँ पर जो है वो स्टूडियो में काफ़ी लोग काम करते थे, तो वहाँ के सारे सदस्य लगभग उस डिपार्टमेंट के थे, वो एक विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म या पोशाक पहनते थे, खादी धोती, यानी खादी की धोती पहनते थे, विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लिमजिली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और उस धोती के ऊपर जो है वो एक थोड़ी सी ओवर साइज यानी बड़े साइज का या बड़े आकार का थोड़ा सा, क्लिमजिली का मतलब होता है जिसको बहुत अच्छी तरीके से टेलर्ड मतलब सिला नहीं गया हो, यानी बेहूदे तरीके से सिला गया था, ऐसी शर्ट को वो उस धोती के ऊपर पहना करते थे, ये उनकी पोशाक थी।
द लीगल एडवाइजर वॉर पैंट्स, लेकिन जो लीगल एडवाइजर था या जो लॉयर था, वकील था जो वहाँ पर वो जो है वो पैंट पहनता था एंड टाई, वो टाई भी पहनता था। एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, और वो जो एक कोट भी पहना करता था, यानी कोट टाई पैंट जो वो पहना करता था क्योंकि वो लीगल एडवाइजर था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर तो वो अकेला ही रहता था, अकेला दिखता था, कोई उसके साथ नहीं होता था, असहाय की तरह दिखता था, यानी ऐसा लगता था कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ए मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ठंडे दिमाग का हो, बहुत ही सूझबूझ वाला लगता था। इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्योंकि वहाँ पर जो इतने सारे कलाकार थे वो एक प्रकार से सपना देखने वाले थे, उनकी भीड़ रहती थी वहाँ पर कि जो बड़ा बनना चाहते थे। ए न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स, तो यहाँ पर गांधीइट्स और खादीइट्स का मतलब है कि गांधी जी के जो अनुयायियों की तरह या जो खादी पहनने वाले अनुयायियों की तरह थे, लगभग सारे वहाँ पर न्यूट्रल थे सारे, यानी एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो किसी भी राजनीति ऐसे में अपना स्थान नहीं रखते थे। तो इस प्रकार के लोगों के बीच में एक वो बिल्कुल थोड़ा समझदार व्यक्ति नज़र आता था, ऐसा लगता था कि इसकी सोच जो है वो दूरगामी है। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और वहाँ पर जितने भी लोग थे जो बॉस के निकट थे या जो बॉस के क्लोज थे, मतलब उसके जो उसको मिलने जुलने वाले थे या जो उससे निकट का संबंध रखते थे, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म, तो उस प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाज़त थी कि वो भी एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब फिल्म बना सकता है। दो लॉट ऑफ रो स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, तो जब फिल्में बनती थी तो यहाँ कहा है कि हालांकि वहाँ पर बहुत सारे रो स्टॉक का मतलब है कि कच्ची सामग्री जो काम में लेकर के, और पैनकेक मतलब विभिन्न प्रकार के रंग रोगन चेहरे पर जो मले जाते हैं उनको काम में लेकर के जो है वो फिल्में बनाई जाती थी। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन उन फिल्मों से कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था, यानी वो फिल्में ज़्यादा कामयाब नहीं होती थी। हालांकि बहुत कुछ किया जाता था उनके द्वारा, जो फिल्में बनाई जाती उनमें वो काफ़ी मेकअप मतलब किया करते थे, लेकिन वो फिल्में ज़्यादा प्रोड्यूसिंग नहीं थी, मतलब ज़्यादा कमाई करने वाली या जो हिट फिल्में नहीं होती थी। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बॉस ने, यानी वो जो मालिक था जेमिनी स्टूडियो का, उसने वो जो कहानी लिखने वाला विभाग है उसको बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और ये मानवता के इतिहास में शायद पहला ऐसा, मानवता के इतिहास में एक पहला शायद ऐसा उदाहरण होगा वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, कि एक लॉयर या जो लीगल एडवाइजर है उसका भी काम चला गया, उसकी भी नौकरी चलेगी। किसके कारण? क्योंकि सारे जितने जो कवि थे वहाँ पर, गीतकार थे, गीत लिखने वाले थे, उनको घर जाने का बोल दिया गया था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो उनके साथ साथ उस लॉयर की भी नौकरी चलेगी, क्योंकि हालांकि वो लीगल एडवाइजर था लेकिन वो उसी डिपार्टमेंट का, स्टोरी डिपार्टमेंट का एक सदस्य था, इस कारण से उसकी भी नौकरी चली गई। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, तो जेमिनी स्टूडियो उस समय सभी का एक मन पसंद या पसंदीदा स्थान था, हॉन्ट था एक प्रकार से, जहाँ पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया, जैसे एस.डी.एस. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम एंड कृष्ण शास्त्री एंड हरिनंदन चट्टोपाध्याय, तो इस प्रकार के जो लोग थे, सारे जितने प्रसिद्ध गीतकार थे या स्टोरी राइटर थे या जो प्रोड्यूसर थे, उन सभी का जो है वो एक पसंदीदा स्थान था। एंड इट हैड एन एक्सेलेंट मेस, क्योंकि वहाँ का जो मेस था, यानी जो खाना उपलब्ध कराता था, जो मेस जहाँ पर खाना बनता है, वो बहुत ही अच्छा था। एंड विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, और वहाँ से हमेशा जो कॉफ़ी बनकर आती थी बहुत ही अच्छी होती थी पूरे दिन में, या फिर एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, या जो रात्रि में जो काम करते थे तब भी जो है वहाँ से बनकर आने वाली कॉफ़ी बहुत स्वादिष्ट होती थी। दोज वर द डेज, तो उन्हीं दिनों में व्हेन कांग्रेस रूल मीन्ड प्रोहिबिशन, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन का मतलब है कि
चूँकि उन दिनों में वहाँ पर कांग्रेस का शासन था, तो इसका मतलब ये था कि कोई प्रकार की जो है वो शराब या वाइन जो है वहाँ पर कोई भी काम में नहीं ले सकता था। एंड मीटिंग ओवर कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। तो वहाँ पर जितनी भी मीटिंगें होती थी या उनकी जो पार्टी होती थी, तो वो कॉफ़ी के कप के साथ ही, यानी कॉफ़ी के कप के साथ ही जो है वो समाप्त होती थी। और यही उनका जो सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट यानी संतुष्टिपूर्ण उनका मनोरंजन एक कॉफ़ी के कप के साथ ही पूर्ण होता था, और इससे ज़्यादा कोई वो एंजॉय या मस्ती नहीं कर सकते थे। बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स। तो बारिंग का मतलब है कि जो ऑफिस बॉयज हैं या जो कुछ क्लर्क्स हैं उनको छोड़ करके, उनके अलावा, बारिंग यानी उनके अलावा, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। तो बाकी सभी जो है वो स्टूडियो में जो काम करते थे वो रेडिएटेड लेजर का मतलब है कि हल्के फुल्के मनोरंजन की स्थिति में रहते थे, आराम की स्थिति में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि प्री रिक्विसाइट फॉर द पोइट्री, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गीत लिखने के लिए या जो कविताएं लिखने के लिए वहाँ पर जो फिल्मों में गीत लिखते हैं उनके लिए ये एक प्री कंडीशन थी। प्री रिक्विसाइट का मतलब है कि उनके लिए पूर्व स्थिति ऐसी थी कि उनको आरामदायक स्थिति में रहना ज़रूरी है ताकि वो कुछ अच्छा सोच पाएँ, अच्छे गीत लिख पाएँ, यानी हल्के फुल्के मन में रहें, मानसिक स्थिति में रहें ताकि अच्छे गीत लिख पाएँ। द मोस्ट ऑफ देम हैड नॉट वॉर खादी। तो उनमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी के पक्के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, उनके अनुयायी थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर द पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। तो इससे आगे बियॉन्ड यानी इससे आगे जो है वो कोई भी उनका राजनीतिक जो है वो ज्ञान कोई बिल्कुल ही, फेंटेस्ट एप्रिसिएशन मतलब ये है कि बहुत ही धुंधला जो है एप्रिसिएशन उनकी राजनीतिक प्रति उनका ज्ञान था वो बहुत ही कम था। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते थे, न कोई रुचि रखते थे। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म जो है वो उसके लगभग सारे ही वो क्या थे, ये स्वाभाविक है कि क्योंकि गांधी जी के अनुयायी थे वो, तो वो उसके बिल्कुल विरुद्ध थे, कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ होते थे वो। ए कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, क्योंकि उस समय जो कम्युनिस्ट जो लोग थे या जो कम्युनिस्ट पार्टी को लाइक करते थे उन लोगों के बारे में ये माना जाता था कि वो गॉडलेस मैन का मतलब है कि वो सारे जो है वो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। एंड ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। तो यहाँ ये मानते हैं कि क्योंकि वो लोग नास्तिक होते थे इसलिए किसी प्रकार से वो जब फिलियल का मतलब होता है अपने संतान या बच्चों की तरफ जो मोह रखने वाले, या कंजुगल लव का मतलब है कि अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले, ऐसे लोग नहीं होते थे, ऐसा माना जाता था कम्युनिस्ट लोग जो है वो। एंड ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट द किलिंग हिज ओवन पेरेंट्स। और यहाँ तक कि भी माना जाता था कि कंपंक्शन का मतलब है कि कोई भी खेद होना या मलाल होना, यानी उनको अपने माता पिता को मार करके भी कोई खेद नहीं होता था, रिग्रेट नहीं होता था, कंपंक्शन नहीं होता था, या उनको कोई मलाल नहीं होता था। इतने उन लोगों को जो नास्तिक माना जाता था। और हिज चिल्ड्रन, या अपने बच्चों को भी मार सकते थे वो, यहाँ तक भी हो सकते थे, और इसका उन्हें कोई मलाल भी नहीं होता था। ही वॉज ऑलवेज आउट टू द कॉज। वो हमेशा जो है वो कानूनों को तोड़ने में ही विश्वास रखते थे। एंड स्प्रेड अनरेस्ट, और हर जगह अनरेस्ट का मतलब है कि एक प्रकार का जो है वो लोगों को भड़काते रहते थे, और लोगों में जो वायलेंस अमॉन्ग द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। और जो इनोसेंट का मतलब भोले भाले जो लोग हैं, या इग्नोरेंट है जो अपने मान सकते हैं कि जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कम हुई है, ऐसे लोगों को वो हमेशा भड़काते रहते। उनके अंदर अनरेस्ट यानी एक विद्रोह की भावना उसके अंदर बढ़ते रहते थे, वायलेंस यानी उनमें हिंसा बढ़ते रहते थे। तो कम्युनिस्टों के बारे में जो उन लोगों की इस प्रकार की राय थी। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, और इस प्रकार के नोशंस यानी विचार जो है वो प्रिवेल्ड यानी हर जगह हावी थे, हर जगह देखे जा सकते थे। इन साउथ इंडिया, दक्षिण पूरे भारत के अंदर, एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय जो है नेचुरली स्वाभाविक रूप से फ्लॉटेड अबाउट वेजली
अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। और फिर ये चूँकि सभी जगह ऐसा माना जाता था, तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे ही विचार जो है वो खादी क्लैड यानी जो खादी पहनने वाले वहाँ पर जितने गीतकार थे जेमिनी स्टूडियो में, उनमें भी ऐसे ही विचार थे, वो भी ऐसा ही मानते थे। कम्युनिस्टों के बारे में उनके जो है वो इसी प्रकार के विचार थे। एंड एविडेंस ऑफ इट विल सून फॉर्थकमिंग, और इसका एविडेंस यानी प्रमाण जो है वो इसका, या एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि उसका प्रूफ जो है वो अभी सामने ही आने वाला था। फॉर्थकमिंग यानी अभी दिखाई देने ही वाला था, सामने आने वाला था। व्हेन फ्रैंक बुचमैन्स मोरल रीआर्मेंट, तो उनका ये जो मोरल रीआर्मेंट है या एमआरए जो इसमें आगे चैप्टर में आगे आएगा, तो आपको याद रखना है कि एमआरए जो है यहाँ पर मोरल रीआर्मेंट, आर्मामेंट जो है वो आर्मी उनकी जो थी, उनके कलाकारों का एक समूह था फ्रैंक बुचमैन का, सम 200 स्ट्रॉन्ग, तो कुछ 200 लगभग के अच्छे मोटे ताजे कलर या वो कलाकार थे उनके साथ। विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, तो वो 1952 में जो है वो लगभग वहाँ पर मद्रास में, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ आए थे। दे कुडंट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया एंड देन द जेमिनी स्टूडियो, तो जब वो इंडिया आए तो उनको जेमिनी स्टूडियोज के अलावा कोई भी अच्छी वार्मर होस्ट का मतलब है कि इस प्रकार की मेज़बानी करने वाला, अच्छी मेज़बानी करने वाला भारत में और कोई स्थान दिखता नहीं था। यानी उनको ये लगा कि सबसे अच्छी जगह जो हमारे लिए जो है, जहाँ पर हमारा वार्मर वेलकम होगा या हमारा सबसे अच्छा स्वागत होगा, हमें अच्छी मेज़बानी मिलेगी, वो जो है वो मेहमान नवाजी मिलेगी, तो या जो हमारे लिए अच्छे मेज़बान होंगे वो जेमिनी स्टूडियो के अलावा और कोई नहीं हो सकते। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, तो कुछ लोग जो है वो इस समूह को या इस ग्रुप को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कहा करते थे। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, तो ये बताया कि वो जितने भी कलाकार थे उसमें एमआरए के जो जितने कलाकार थे वो ज़्यादा ट्रेपीज का मतलब है कि ज़्यादा कोई अच्छे कलाकार ऐसे जो है वो जैसे जानवरों के साथ जो करतब दिखाते हैं ऐसे लोग तो नहीं थे, बहुत अच्छे कलाकार नहीं थे। एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ उनका जो उनका परिचय है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय होना, परिचित होना, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल का मतलब है कि डिनर टेबल पर जानवरों का परिचय होने का मतलब है कि वो सारे जो है मांसाहारी थे, तो जानवरों का मांस खाने के अलावा, इसके अलावा वो जानवरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तो लेकिन फिर भी लोग उनको सर्कस के सदस्य मानते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वो 2 जो नाटक, प्लेज का मतलब यहाँ पर है कि 2 नाटक उन्होंने जो प्रस्तुत किए वो बहुत ही प्रोफेशनल मैनर का मतलब है कि बहुत ही एक व्यावसायिक तरीके से, अच्छे मंझे कलाकारों की तरह प्रस्तुत किए। देयर जोथम वैली, तो एक तो उनका ये जो नाटक था पहला वो था जोथम वैली एंड दूसरा था फॉरगॉटन फैक्टर, तो ये जो 2 नाटक उन्होंने रैन सेवरल शोज इन मद्रास, तो मद्रास में उनके कई शो चले, कई बार वो दिखाए गए। एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और दूसरे जो जगह पर देश के शहर में वहाँ पर भी वो दिखाए गए जेमिनी स्टूडियो के अलावा। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 साज द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, तो क्योंकि वो नाटक जब बार बार दिखाया गया तो जेमिनी स्टूडियो की जो फैमिली थी वहाँ पर 600 लोग जो काम करते थे उन्होंने भी इसको बार बार देखा, इन नाटकों को उन्होंने भी बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, तो जो नाटक उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे या जो 2 ये नाटक प्रस्तुत किए गए उनमें जो वो बहुत ज़्यादा गंभीर कोई मुद्दे नहीं होते थे, बहुत प्लेन यानी बिल्कुल सीधे साधे, और सिंपल होमिलीज, मतलब होमिलीज का मतलब कोई उपदेश ऐसे होते थे, पारिवारिक उपदेश उसमें होते थे। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन वहाँ जो सेट बनाए जाते थे नाटक के लिए या जो दृश्य बनाए जाते थे और जो कॉस्ट्यूम यानी जो वो पोशाकें पहनते थे वो फर्स्ट रेट यानी बहुत ही उच्च क्वालिटी की या उच्च कोटि की होती थी। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी,
तो मद्रास की और जो तमिल के जो ड्रामा कम्युनिटी यानी वहाँ का जो पूरा एक समाज था, कम्युनिटी था, उनका समूह जो था, वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उनके नाटक से। एंड फॉर सम ईयर्स, और कुछ सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, जितने भी तमिल के नाटक खेले गए बाद में कुछ सालों तक, जब हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ द जोथम वैली। तो जोथम वैली के अंदर जो सूर्यास्त और सूर्योदय के जो सीन उसमें दर्शाए गए थे, तो बाद में जो है वो तमिल नाटकों में बहुत समय तक ऐसे दर्शाए जाते रहे विद द बेयर स्टेज, यानी बिल्कुल एकदम खुले स्टेज पर जो है वो सनराइज और सनसेट यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के जो है वो ठीक उसी प्रकार से जो है वो दृश्य दिखाए जाते जैसे कि जोथम वैली में दिखाए गए थे। अ वाइट बैकग्राउंड कर्टन, यानी पीछे बिल्कुल एक सफ़ेद पर्दा रहता था, एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और फ्लूट यानी बांसुरी पर जो है वो एक ट्यून बजाई जाती थी, एक धुन बजाई जाती थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, और कुछ साल बाद दैट आई लर्नड, तो लेखक कहते हैं कि मुझे कुछ साल बाद ये जाकर के पता लगा दैट MRA यानी जो उनका जो ग्रुप आया था वो वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू एन इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो वो जो है एक्चुअली में लेखक को भी बहुत साल बाद जाके पता लगा कि ये जो समूह आया था MRA का, वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट पार्टी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो फैलाव करने के लिए ही आया था। तो उनका उद्देश्य ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी के संदेश को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जाए। तो वो आए थे। एंड द बिग बॉसेज ऑफ द मद्रास लाइक मिस्टर वासन, तो बड़े बड़े जो बॉस थे या जो मालिक थे स्टूडियो के मद्रास के, जैसे कि मिस्टर वासन थे, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और वो भी बड़ी आसानी से उन लोगों के हाथों में खेल गई। मतलब ये कि अनजाने में उन्होंने भी उनकी सहायता कर दी, हालांकि वो बिल्कुल कम्युनिज्म के खिलाफ थे, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने भी उनका साथ दिया, उनका वेलकम किया। एंड आई एम नॉट श्योर हाउएवर, तो लेखक कहते हैं कि हालांकि मुझे पूरा यकीन तो नहीं है दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि वास्तविकता यही थी या इससे कुछ अलग थी, वो कुछ कह नहीं सकते। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अनचेंजेबल एस्पेक्ट यानी उन लोगों का जो तौर तरीका है, जितने भी बॉस थे वो मद्रास के या स्टूडियो के जो मालिक थे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया उनके प्लेस के बाद। हालांकि उन्होंने उनका वेलकम किया, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं देखा गया। एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेंड द सेम, और उनके जो जितने भी एंटरप्राइजेज यानी उनके जो डिपार्टमेंट या जितने भी उनके काम करने वाली जो कंपनियां थी वो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से काम करती रही। MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो MRA आई चाहे नहीं आई, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का प्रसार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनके बदलाव, उनके काम में या उनके तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया। द स्टाफ ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ द ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। तो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे, वहाँ काम करने वाले थे स्टाफ के से, उन्होंने उन 200 लोगों का जो है, क्योंकि जो MRA के 200 लोग आए थे उनके अलग अलग रंग के थे और अलग अलग आकार के थे, लगभग 20 देशों के वो रहने वाले थे, तो उनका बहुत अच्छा वेलकम किया था, अच्छी मेज़बानी उनकी की थी, यानी अच्छे मेहमानों की तरह उनको रखा। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ द मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो ये जो चेंज वहाँ पर आता था वो सामान्यतः उन लोगों की वजह से आता था जो वहाँ पर क्राउड प्लेयर्स थे, या जो बहुत ज़्यादा जो कलाकार जो दिखाए जाते हैं फिल्मों के अंदर, वो हमेशा तैयार रहते थे। थिक लेयर्स का मतलब है कि जो मोटी परत जो रंग रोगन की या मेकअप की चढ़ाई जाती थी ऑफिस बॉयज़ के द्वारा, तो उस डिपार्टमेंट में जो काम करते थे तो वो हमेशा उनका जो है वो मेकअप करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे, और इसका एक वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा छोटा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो, तो आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखें और लाइन बाय लाइन जो मैं आपके लिए ट्रांसलेशन
और एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए रखता हूँ, और जितने सारे कठिन शब्दार्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यदि गौर से सुनेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, तो ये मीनिंग भी आपको याद हो सकते हैं और आपकी जो पूरी टेक्स्ट है वो भी क्लियर होगी। इससे आपको क्वेश्चन आंसर में या जो पैसेज करेंगे उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। आप वीडियो पर इतनी देर ठहरते हैं तो एक लाइक तो बनता है, और आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आप पढ़ेंगे तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक नमस्कार।